हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको कि सिंधु घाटी की सभ्यता नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अक्सर प्रश्न हमसे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उससे प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। उन तमाम स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण अवशेषों से संबंधित हमसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि कौन सा स्थल किस देश में है, उसकी क्या विशेषता है, किस स्थल से किसकी प्राप्ति हुई है। तो हम इन तमाम प्रश्नों को जानेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एनसीईआरटी से आने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में थ्योरी के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलेगी कि कौन सा जो स्थल है किस देश में है, किस राज्य में है तथा उस स्थल के किनारे क्या क्या मिला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी सी थ्योरी जानेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किस प्रकार हुआ, इसको सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो तमाम स्थल हैं उससे खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। उन अवशेषों को इतिहासकारों ने आधार मानकर यह अनुमान व्यक्त किया कि उस समय के जो लोग थे वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित और व्यापार से संबंधित तमाम वस्तुओं का क्या करते थे, उपभोग करते थे। वे जो उपभोग करते थे उनसे यह अनुमान व्यक्त किया जाता है कि शायद वे लोग हम लोगों की भांति ही जीवन यापन करते रहे होंगे। तो उनके जीवन काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की खुदाई किन किन स्थलों से हुई है तथा सर्वप्रथम वे लोग किस अनाज का प्रयोग करते थे, कौन से हथियार का प्रयोग करते थे, कौन सी धातु का प्रयोग करते थे तथा उनके जो दिनचर्या है, उनके व्यापार से संबंधित, उनके रोजगार, उनके पहनावे, आभूषण, तमाम प्रकार की जो वस्तुएं हैं इनकी प्राप्ति को सोर्स मानकर, उनको आधार मानकर उनकी जीवन यापन के बारे में इस सभ्यता का पता चलता है। इसीलिए इसका नामकरण सभ्यता कहा गया है। और सिंधु नदी के किनारे से ये महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई के उपरांत जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो इसी कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा नामक जो स्थल है उसकी खुदाई की गई थी सर्वप्रथम। सबसे पहला खोदे जाने वाला स्थल कौन है? हड़प्पा। तो चलिए हम लोग थ्योरी के माध्यम से अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसका विस्तार कितने देशों में है। यदि हम इनके विस्तार को समझ जाते हैं तो हमको महत्वपूर्ण जो साक्ष्य वाले स्थल हैं उससे संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों में मुख्य रूप से प्राप्त हुआ। एक भारत में, एक पाकिस्तान में और अफगानिस्तान जो देश है। भारत में वे महत्वपूर्ण स्थल मिले जैसे कि धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया। और पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। और अफगानिस्तान के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन स्थलों में सुरतबोई और वेंडिकॉक। तो हम इसको मैप के माध्यम से यदि इसकी लोकेशन, इसकी स्थिति का सही आकलन कर लेंगे तो हमें वन लाइनर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम पहले थ्योरी को कवर करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों के राज में ही जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो भारतीय 2 कारीगर थे, इनका नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में तथा जॉन मार्शल के निर्देशन पर हड़प्पा नामक स्थल जो कि रावी नदी के किनारे पर है। रावी नदी कहाँ है? तो रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी नदी के किनारे पर सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल की खुदाई की गई सन 1921 में। किसके द्वारा की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई किसके द्वारा कराई गई? तो राखालदास बनर्जी के द्वारा कराई गई सन 1922 में। तो पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है वो उसकी लोकेशन कहाँ है? तो पाकिस्तान की जो सिंध प्रांत है उसका एक जिला है लारकाना जिला। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो सिंध प्रांत में। और जो हड़प्पा है उसका लोकेशन कहाँ पर है? तो यह पंजाब प्रांत में। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब 2 है।
आज़ादी से पहले पंजाब एक ही था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पंजाब भी दो भागों में बंट गया। एक भारत में पंजाब पड़ा और एक पाकिस्तान में पंजाब पड़ा। आपको राष्ट्रगान के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो आज़ादी से पूर्व भारत में भारत का पंजाब, भारत का गुजरात और सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है, और मराठा जो महाराष्ट्र में, लाइन से ही मिलते हैं तीनों चारों। तो यदि मैप की आपको जानकारी हो जाती है तो इन स्थलों, इन अवशेषों को याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप मैप की थोड़ी सी समझ विकसित कर लें। यदि मैप के माध्यम से इन स्थलों को याद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको आसान होगा। यदि आपको विश्वास नहीं तो एक बार देखिए। अब हम शुरू करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता रही होगी, उसका कालक्रम क्या रहा होगा, क्योंकि यह अनुमान के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। जो पुरातात्विक हैं और जो इतिहासकार हैं, इन्हीं के मतों के अनुसार जो कार्बन डेटिंग जो पद्धति होती है, उसी को आधार मानकर, उन साक्ष्यों को आधार मानकर इसकी खुदाई करने के दौरान इनके काल को निर्धारित किया गया। तो सिंधु जो सभ्यता है, इसका काल या कालक्रम क्या रहा होगा, तो इसका प्रथम बार जो काल निर्धारित किया गया तो 3250 से 2750 BC, अर्थात ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह से 3200 साल पहले इस सभ्यता का कालक्रम रहा होगा। लेकिन जब कार्बन 14 जो कार्बन डेटिंग प्रणाली है, इसके आधार पर इसकी जो तिथि है निर्धारित की गई, तो इसको प्रमाणिक तिथि कहा गया, और इसकी प्रमाणिक तिथि है 2300 से 1700 BC, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 2300 साल पहले से 1700 साल पहले तक यह सभ्यता विकसित रही होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि जो इसकी प्रमाणिक तिथि है 2300 से 1700 BC पूर्व, जो कि हाईलाइटेड है। अब हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, इसका नामकरण क्या क्या है। तो इसका नामकरण तो कई नामों से इसको जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, इसको सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे इसके बहुत ज़्यादा अवशेष प्राप्त हुए, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तमाम स्थलों की प्राप्ति होने के कारण इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाने लगा। दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे। तो इस सभ्यता के लोग कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस युग के लोग तांबा और टीन, चूंकि कांसा का निर्माण तांबा और टीन से होता है, पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा सबसे प्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी, तो तांबा। और तांबा में इन लोगों ने टीन को मिलाकर एक नई धातु बनाई जिसको कांसा कहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न में पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी, लौह युगीन सभ्यता थी, या कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपको भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यह सभ्यता कैसी थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हाँ, और इस सभ्यता से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसकी लिखित जानकारी तो है, लेकिन उस जानकारी को पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई से पूर्व वैदिक जो सभ्यता थी उसको ही आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाता था, लेकिन जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई तब इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता माना जाने लगा। क्योंकि इतिहास का वर्णन 3 भागों में किया गया है, एक प्राक इतिहास है, एक आद्य इतिहास है और एक इतिहास है। तो प्राक इतिहास जो होता है उसमें न तो कोई लिखित जानकारी प्राप्त होती है और न ही उसको पढ़ा जा सकता है। आद्य इतिहास काल हो गया, इसमें लिखित जानकारी तो होती है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसमें लिखित जानकारी भी होती है और जो लिखित जानकारी है उसको पढ़ा भी जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में वर्णित किया गया है, अर्थात इसमें जो प्राप्त होने वाले अवशेष हैं उनकी लिपि या उनकी भाषा कुछ इस प्रकार है कि उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। हम देखेंगे कि इस सभ्यता के उद्भव संबंधित विचार क्या है, अर्थात इस सभ्यता का उद्भव किस प्रकार से हुआ होगा उस समय। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो ये खुदाई हुई, विभिन्न स्थलों से खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के बारे में अनुमान लगाया होगा। क्योंकि पृथ्वी के अंदर, धरती धरातल के अंदर इनके अवशेषों की प्राप्ति हुई, ईंटें मिली, मूर्ति मिली, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, बंदरगाह के कुछ स्नानागार भी मिले। तो इन अवशेषों को एक प्रमाण के तौर पर एक अनुमान के द्वारा ही विकसित किया गया होगा कि इस सभ्यता की उद्भव या इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। इसकी उत्पत्ति से संबंधित 2 विचार मिलते हैं, एक विदेशी मत मिलते हैं और एक स्थानीय मत मिलते हैं। तो विदेशी मतों में जो विदेशी इतिहासकार हैं उनके द्वारा इस सभ्यता का निर्माण या इस सभ्यता का उद्भव सुमेरियंस को माना गया है।
विदेशी मतों में जो इतिहासकार हैं मार्शल, व्हीलर, गार्डनर, चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी जैसे इतिहासकारों ने इस सभ्यता का निर्माण किसको बताया? सुमेरियंस को बताया है। जबकि स्थानीय मतों में इसके जो निर्माणकर्ता थे वे द्रविड़ थे। द्रविड़ को निर्माणकर्ता के रूप में किसने माना है? तो राखाल दास जो बनर्जी हैं स्थानीय मत के इतिहासकार हैं, अर्थात ये अपने देश के इतिहासकार हैं। इन्होंने माना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निर्माता थे वे द्रविड़ थे। और जो टी.एन. रामचंद्र हैं ये इतिहासकार हैं, इन्होंने माना था कि इस सभ्यता के जो निर्माणकर्ता हैं वो आर्यंस हैं। किसको माना? आर्यंस को माना। कि इस प्रकार की जो सभ्यता विकसित रही होगी तो उसकी क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता के तौर पर हम देखेंगे कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि जो प्राप्त अवशेष हुए हैं, चौकोर नालियां प्राप्त हुई हैं, विकसित जो बंदरगाह प्राप्त हुए हैं, यहाँ के लोग व्यापार भी करते थे, उसके भी अवशेष प्राप्त हुए। तो यह एक प्रकार से नगरीय सभ्यता थी। आपको ऑप्शन में दे देगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, तो बिल्कुल नहीं। आपको इस बात पर डटे रहना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसकी अगली विशेषता है कि कांस्य युगीन सभ्यता, चूंकि कांसे का निर्माण तांबा और टीन को मिलाकर इन्होंने धातु के रूप में किया, तो यह कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन। चित्रकारी लिपि की प्राप्ति हुई, इस सभ्यता से जो चित्रकारी लिपि है उसकी प्राप्ति हुई। इस सभ्यता में व्यापार का जो प्रधान केंद्र था, अर्थात ये लोग व्यापार को अपना केंद्र मानते थे, मतलब मुख्य रूप से व्यापारिक रूप से कार्य में संलिप्त थे। इस सभ्यता की जो अवशेषों की प्राप्ति हुई है वो त्रिभुजाकार के रूप में प्राप्त हुई है। किस प्रकार से? त्रिभुजाकार के रूप में। त्रिभुजाकार के रूप में इसके अवशेष कुछ पाकिस्तान में, कुछ अफगानिस्तान में तथा कुछ भारत में मिले हैं। इस प्रकार से इनके अवशेषों को हम त्रिभुजाकार के रूप में जान सकते हैं। हम आगे मैप के माध्यम से देखेंगे कि एक त्रिभुजाकार के रूप में किस प्रकार अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको ऑप्शन में देगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता चतुर्भुज थी, त्रिभुजाकार थी या आयताकार थी, तो त्रिभुजाकार थी। अब हम देखेंगे कि इस सभ्यता का जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों का क्षेत्रफल कितना था। तो इन अवशेषों का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में प्राप्त हुआ है। कितने? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में। अब हम देखेंगे कि इसके जो प्राप्त अवशेष हैं उन अवशेषों की प्राप्ति किन किन स्थानों से हुई है। तो सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि इनकी प्राप्ति 3 देशों से हुई, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान से। पाकिस्तान में किस किस प्रांत से हुई है? तो पंजाब प्रांत से, सिंध प्रांत से और एक प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत से। भारत में किन किन राज्यों से प्राप्ति हुई है? तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से। अब अफगानिस्तान में जो इसके 2 महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक है सोर्तबुई और एक है विंडीकॉक। क्या है? विंडीकॉक। यह सभ्यता का जब विकास हो रहा होगा तो इस सभ्यता का विकास किस समय ज़्यादा रहा होगा? तो इस सभ्यता का विकास 2300 से 1700 BC तक यह सभ्यता अपने विकास की मैक्सिमम पराकाष्ठा पर थी, अर्थात अपने विकास की महत्वपूर्ण सीमा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। इसका मतलब ये है कि इस सभ्यता का जिस समय विकास हो रहा होगा उसी समय मिस्र देश में भी जो मिस्र की सभ्यता थी उन सभ्यताओं का भी विकास हो रहा होगा। प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो उस अवशेषों का जो उत्तरी भाग कहाँ पर है, दक्षिणी कहाँ है, पूर्वी भाग कहाँ है और पश्चिमी भाग कहाँ है। तो इस सभ्यता का जो सबसे पूर्वी भाग है वह आलमगीरपुर है। कहाँ पर? आलमगीरपुर। यह पश्चिमी यूपी में पड़ता है, जो कि हिंडा नदी के किनारे है। इस सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी भाग कहाँ पर है? तो यह पाकिस्तान में पाया गया है। पाकिस्तान का जो प्रांत है बलूचिस्तान, वहाँ पर एक स्थल है सुतकागेन डोर, जो कि दास्क नदी के किनारे है। तो इस सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी स्थल हम लोग जान गए। अब इसका देखेंगे कि उत्तरी स्थल कहाँ है और दक्षिणी स्थल कहाँ है। तो उत्तरी स्थल भारत में जो मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के किनारे पर है, तो मांडा नामक स्थल पर इसका उत्तरी भाग पड़ता है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो ये महाराष्ट्र में पाया गया। महाराष्ट्र में एक स्थल की खुदाई हुई जो कि दायमाबाद नाम से फेमस हुआ, और यह स्थल कहाँ पर था? तो गोदावरी नदी के किनारे पर था। क्योंकि आपको इस चित्र के माध्यम से इन स्थलों का आप लोग देख सकते हैं कि सबसे उत्तरी में कौन था, दक्षिणी में कौन था, पूरब कौन था और पश्चिम कौन था। तो अब हम इनको जान गए। अब हम देखेंगे कि इन स्थलों का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो देशों की लोकेशन क्या है।
किन किन देशों में इन स्थलों की प्राप्ति हुई है। हम इसको एक मैप के माध्यम से देखकर चलेंगे। यदि आपको मैप के माध्यम से सटीक जानकारी मिल जाती है तो आपको इन स्थलों को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सिंधु घाटी के प्रमुख स्थलों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हुई है, इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों मैं आपको चाहूँगा कि यदि आप मैप से एक बार इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इन स्थलों की लोकेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि सर्वप्रथम ये स्थल भारत में किन किन राज्यों से प्राप्त हुए। उसके बाद हम इसको डीप में अध्ययन करेंगे। तो चलिए मैप में थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैप में जो सबसे ऊपर का भाग है भारत में, सबसे पहले हम इनके स्थलों में भारत में देखेंगे कि भारत में कौन कौन से स्थल है। तो भारत में ऊपर से जम्मू कश्मीर में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी यूपी। इन स्थलों की जो प्राप्ति हुई है भारत से हुई है। तो क्रम से हम ऊपर से नीचे तक यदि सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको वीडियो को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको एक सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपरी का अर्थात जो सबसे उत्तर का स्थल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो यह जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। कहाँ से? जम्मू कश्मीर में एक मांडा नामक स्थान है, वहाँ पर खुदाई करने पर इस स्थल की प्राप्ति हुई। तो इससे संबंधित यही प्रश्न पूछता है कि इसका उत्खनन अर्थात इसकी खुदाई किसने कराई। तो जेपी जोशी तथा मधुबाला ने इसकी खुदाई कराई। अब हम चलिए देखते हैं कि जेपी जोशी तथा मधुबाला इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर में है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो कि चेनाब नदी के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। तो यहाँ से 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? तो 3 सांस्कृतिक स्तर, जिसमें कि प्राक सैंधव था, एक विकसित सैंधव था, एक उत्तरकालीन सैंधव था। अर्थात जो सैंधव सभ्यता है उसकी प्राचीन स्थिति, विकसित और उत्तरकालीन स्थिति का पता चलता है। यहाँ से और क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। तो मिट्टी के ठीकरे प्राप्त हुए और हड्डी के नुकीले बाणाग्र प्राप्त हुए। तो जम्मू कश्मीर के मांडा से यही हमसे प्रश्न पूछता है। अब हम देखेंगे कि अगला स्थल कौन सा है। तो अगला स्थल है पंजाब। पंजाब राज्य के रोपण और संघोल से कि जो रोपण है स्थल, यह कहाँ पर है। तो यह सतलज नदी के किनारे पर है। और सर्वप्रथम इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई। तो बीबी लाल के निर्देशन पर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। इसकी खुदाई करने के दौरान क्या क्या यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए। तो एक मृदभांड अर्थात मिट्टी का घड़ा, सेलखड़ी की मुहर प्राप्त हुई, एक चर्ट के बटखरे प्राप्त हुआ, एक छूड़ा तथा एक तांबे का बाणाग्र अर्थात तांबे का जो बाण होता है, बाणाग्र तीर धनुष वाला, वह प्राप्त हुआ। यहाँ से एक महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुआ जो कि हमसे यह पूछता है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अर्थात जो धरातल में मिट्टी में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो रोपण से। कहाँ से? रोपण से। रोपण किस राज्य में पड़ता है। तो पंजाब में। पंजाब किस पंजाब में? तो भारत के पंजाब में। अब हम देखेंगे कि अगला स्थल कौन सा है। तो हम लोग सीक्वेंस से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र में स्थल जो आएंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे कि पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा में किन किन स्थलों पर खुदाई की गई। तो हरियाणा में 3 प्रमुख रूप से बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। बनावली कहाँ पर है। तो यह हिसार जिला जो कि RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। राखीगढ़ी कहाँ पर है। तो यह भी हरियाणा में है। और राखीगढ़ी से संबंधित यह प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह कौन सा है। तो वह राखीगढ़ी है। भगवानपुरा या कुरुक्षेत्र जिला जो कि हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे पर इसकी खुदाई की गई थी। सरस्वती नदी के किनारे इसकी खुदाई होने पर इसको सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि बनावली की क्या विशेषताएं थी। तो बनावली की सड़कें जो थी वह तारांकित भागों अर्थात स्टार शेप्ड में विभाजित करती थी। एक दूसरे को सड़कें स्टार के रूप में विभाजित करती थी। यहाँ से अवशेष के रूप में मिट्टी के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए, बैलगाड़ी का एक खिलौना प्राप्त हुआ और मुहरे, बटखरे, लाजवर्द के मनके। यहाँ पर जो मिट्टी के हल के साक्ष्य हैं यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि इसका जो दूसरा स्थल है राखीगढ़ी, यह भारत का सबसे बड़ा क्या है। हड़प्पा का स्थल है। तो आपसे यही पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन का जो स्थल प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है राखीगढ़ी। और भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल, वह धौलावीरा है।
धौलावीरा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। अब हम देखेंगे कि राजस्थान राज्य में कालीबंगा नामक स्थल से जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो बीबी लाल और बीके थापड़ थे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो बीबी लाल एवं बीके थापड़ थे। यहाँ पर अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, हल के निशान प्राप्त हुए और अग्निकुंड के निशान की प्राप्ति हुई। आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना होगा कि वर्तमान में राजस्थान क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थली क्षेत्र है। लेकिन आप सोचिए कि हड़प्पा काल के लोग मरुस्थल के क्षेत्र में भी खेती करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे। तो इसीलिए तो जुते हुए खेत के साक्ष्य वहां से प्राप्ति हुई है। और यहाँ से यह प्रश्न पूछता है कि काले रंग की चूड़ियाँ, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इस प्रकार की काले रंग की क्या प्राप्त की गई थी, चूड़ियाँ। जो पुरातात्विक वेत्ता हैं उन्होंने यह प्रमाणित किया कि यह शायद चूड़ियाँ ही रही होंगी। तो हमसे यही प्रश्न पूछेगा कि काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो हनुमानगढ़ जिला के जो कालीबंगा स्थल है वहाँ से प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे अगली विशेषता क्या है, तो भवन का निर्माण। यहाँ पर भवनों का निर्माण प्राप्त हुआ जो कि कच्ची ईंटों से हुआ था। किससे, कच्ची ईंटों से हुआ था। भूकंप के साक्ष्य की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। क्या, भूकंप के साक्ष्य। यहाँ पर सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरों की प्राप्ति हुई है। चबूतरों पर 7 अग्निकुंड, अर्थात जो अग्निकुंड के जो बर्तन थे वो चबूतरे से प्राप्त हुए। तो इनमें से तमाम हमसे ऑप्शनल प्रश्न पूछता है। तो इस थ्योरी को यदि हम कवर कर लेते हैं तो इससे आने वाले वन लाइनर प्रश्नों को हम आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं अगले राज्य में। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, तो लोथल नामक स्थान पर खुदाई हुई, धौलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर। तो लोथल स्थल है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसकी लोकेशन है अहमदाबाद। कहाँ पर, अहमदाबाद, जो कि भोगवा नदी के किनारे पर है। धौलावीरा क्या था, इसकी विशेषता है कि यह एक सुव्यवस्थित नगर था। धौलावीरा सुव्यवस्थित नगर था जो कि सड़कों और नालियों के द्वारा इसकी व्यवस्था का पता या उसका अनुमान लगाया जा सकता है। जो सुरकोटदा है वहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, घोड़े के कुछ हड्डियां प्राप्त हुई। इसके आधार पर यह अनुमान व्यक्त किया गया कि उस समय के लोग घोड़े की जो अवशेष थे उसको शायद प्रयोग में करते रहे होंगे। एक रंगपुर है, रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ अवशेष के तौर पर, तो चावल की खेती के साक्ष्य। वहां से चावल की कुछ भूसियां प्राप्त हुई। उसके आधार पर यह अनुमान व्यक्त किया गया कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो चावल की खेती करना शायद जानते रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण स्थल में है लोथल। क्या है, लोथल। यह एक बंदरगाह के रूप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे सीधे यही पूछेगा कि लोथल नामक बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में है। इस बंदरगाह के उपस्थित होने से यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा वह उस समय के लोग पश्चिमी एशिया के देशों से व्यापार करते रहे होंगे। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो SR राव थे। इसके खोजकर्ता SR राव थे। लोथल नामक जो स्थल है यहाँ से बहुत ज़्यादा जो अवशेष है इसकी प्राप्ति हुई है। इन अवशेषों की इतनी मात्रा में प्राप्ति हुई है, इसको हम लघु हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि लोथल नामक बंदरगाह वहाँ पर क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। और इस बंदरगाह से पश्चिमी देशों में व्यापार करने का एक उन लोगों के पास अच्छा माध्यम रहा होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ से और क्या क्या साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर फारस की मुद्रा, इसको सील कहते हैं, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए, अर्थात जो पक्के रंग हैं उसमें रंगे हुए जो घड़े होते हैं, जो मटके होते हैं, उनकी प्राप्ति हुई है। यहाँ पर जहाज़ों की प्रमुख विशेषता है, जहाज़ों की प्रमुख विशेषता थी जिसको जहाज़ों की गोदी या डाक यार्ड कहते थे, जो कि बंदरगाहों के समीप में प्राप्त हुई थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में हम लोग देखेंगे कि धान और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, फारस की मुहर प्राप्त हुई है, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जो घोड़े की मृण मूर्ति है यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम देखेंगे कि गुजरात में आने वाला अगला स्थल कौन सा है, तो अगला स्थल है धौलावीरा। कौन सा, धौलावीरा। धौलावीरा की लोकेशन कहाँ पर है, तो जो कच्छ का रण है वहाँ पर इसकी लोकेशन है, कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोजकर्ता थे JP जोशी। और इसकी विशेषता यह थी कि यह आयताकार थी। यह स्थल कैसा था, तो आयताकार था। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही पूछता है
कि यहाँ पर जो स्थल आयताकार था वह कितने भागों में विभाजित था, तो वह 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। जैसा कि आप चित्र में ये देख रहे हैं कि कितने भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में विभाजित था। इसका 3 भागों में विभाजन किस किस नाम से किया गया था, तो एक किला था, एक मध्य नगर और एक निचला नगर। क्या क्या था? एक किला, मध्य नगर और निचला नगर। यहाँ से एक विशाल जलाशय की प्राप्ति हुई। यहाँ से क्या क्या मिला, तो एक विशाल जलाशय की प्राप्ति हुई है। और उस विशाल जलाशय की प्राप्ति के बाद यह पता लगाया जाता था कि वहाँ पर लोगों को जो जल है उसका प्रबंधन करने से वे लोग परिचित थे। और यहाँ पर 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है। और यहाँ पर लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। यदि लकड़ी की नाली वे लोग प्रयोग करते थे तो इसका मतलब ये है कि सुव्यवस्थित जल व्यवस्था के उनके पास संसाधन था, अर्थात वे नाली के माध्यम से जल को प्रवाहित करते थे। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है कि यहाँ से जलाशय की प्राप्ति हुई है और यहाँ का जो नगर था वो 3 भागों में डिवाइड था और यहाँ पर लकड़ी की नाली की प्राप्ति हुई है। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र, गुजरात के बाद महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट यहीं से प्राप्त हुई है। तो जो सबसे दक्षिणी पॉइंट प्राप्त हुआ है वह है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में जो गोदावरी नदी है उसी के किनारे दाइमाबाद नामक स्थल पर इसकी खुदाई के उपरांत प्राप्त हुआ। यहाँ पर अवशेष के रूप में क्या क्या प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति, सांड, गैंडे की आकृतियां तथा सांड की आकृतियां, ये इत्यादि ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, अगला स्थल कहां से प्राप्त हुआ, तो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से। कहां से? आलमगीरपुर से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या है, तो यहाँ पर है आलमगीरपुर। यह कहाँ पर है, तो पश्चिमी यूपी, जो यूपी है इसका पश्चिमी सिरा, यहाँ पर जो मेरठ पड़ता है वहीं मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर। यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर बर्तनों के ऊपर त्रिभुजाकार आकृति, मोर और गिलहरी, यहाँ से यही साक्ष्य प्राप्त हुए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछता है कि सबसे पूर्वी स्थल क्या है, तो सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर। अब देखेंगे कि हुलास, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह कहाँ पर पड़ता है, तो सहारनपुर जिला में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई, तो यहाँ से कांचली के मनके, चूड़ियाँ और गाड़ी खिलौना और सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि भारत में किस किस राज्यों से कौन कौन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुई। अब भारत के बाद हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान, कहाँ पर? पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाने वाले स्थलों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पाकिस्तान के कौन कौन से स्थल थे तथा इन स्थलों से अच्छे अच्छे प्रश्न हमसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो पाकिस्तान में जो स्थल है, सबसे पहला स्थल हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल यही है हड़प्पा, जहाँ पर खुदाई की गई थी। क्या हुई थी? खुदाई। अब इसकी खुदाई करने वाले बताए थे हम तो पहले ही आपको बताए थे, दयाराम साहनी थे। कब? 1921 में। कहाँ पर? पंजाब प्रांत, जो कि ये ऐसे भारत का आता है तो यहीं पर ना पंजाब है। पंजाब ये पाकिस्तान वाला पंजाब और ये भारत वाला पंजाब, तो यही पाकिस्तान जो पंजाब है वहां पर एक रावी नदी बहती है। क्या? रावी नदी किसकी सहायक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी। वहीं पर एक मांटगोमरी जिला है। क्या? मांटगोमरी जिला, जो कि रावी नदी के किनारे पर है। यहाँ पर 2 टीलों की प्राप्ति हुई। कौन कौन से? 2 टीले प्राप्त हुए। और जो एक पूर्वी टीला था उसको नगर नाम दिया गया और जो एक पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग नाम दिया गया। क्या नाम? दुर्ग नाम दिया गया। तो हमसे प्रश्न यही पूछेगा कि सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई, तो हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा की खुदाई किसने की, तो दयाराम साहनी ने। अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इससे यह बनेगा कि इसके द्वारा इस स्थल से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए। तो इस स्थल से अवशेष जो प्राप्त हुए उसको हम देखते हैं। एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसे R37 नामकरण किया गया। यहाँ पर बर्तन पर बने मछुआरे के चित्र प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ। यहाँ पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा जिसको उर्वरता की देवी कहा गया। उर्वरता की देवी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये है उर्वरता की देवी। इन्हीं को उर्वरता की देवी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर
जो खाद्यान्न फसलें थी वहां से गेहूं और जौ दोनों के अवशेष प्राप्त हुए। और यहाँ पर पीतल का बना एक इक्का, इक्का तो आप लोग जानते ही हैं, पीतल का बना प्राप्त हुआ। तो हम लोग देख लिए कि जो हड़प्पा नामक स्थल है वहां से ये महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई। यही से आपसे वन लाइनर में पूछ देगा कि उर्वरता की जो देवी है इसका जो अवशेष प्राप्त हुआ किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो किस स्थल से प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान में अगला स्थल है वो कौन सा स्थल है, तो मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सामान्य अर्थ होता है मिट्टी का टीला, अर्थात मृतकों, मृतकों मतलब जो व्यक्ति मर गए उसका एक ढेर प्राप्त हुआ, टीला। वहां उसके खोजकर्ता कौन थे, तो राखाल दास बनर्जी थे। कौन थे, राखाल दास बनर्जी, जो कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई कर रहे थे। इसका समय था 1922 में। इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो सिंधु नदी के किनारे जो सिंध प्रांत है लारकाना जिला में, वहीं पर इसकी प्राप्ति हुई। यहाँ से विशाल कई साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पर साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए, एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। क्या, अन्नागार, जिसकी डायमेंशन थी 45x22 अर्थात 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा एक इमारत प्राप्त हुआ। इसको अनुमानता के तौर पर यह लगाया गया कि यह अन्नागार रहा होगा। यहाँ पर बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। क्या, स्नानागार, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि अन्नागार है और नीचे अभी देखेंगे कि स्नानागार मिलेगा। स्नानागार की जो डायमेंशन थी यहाँ पर टाइपिंग हो गई है 55, यहाँ पर 55 मीटर लंबाई है और 33 मीटर चौड़ाई है। यहाँ से एक पुरोहितों का आवास प्राप्त हुआ, एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई, जिसको पुरातत्वविदों ने बताया कि यह एक पुरोहितों का आवास रहा होगा। पुरोहित उस समय के मतलब कि यज्ञ हवन कराने वाले ब्राह्मण होते थे। यहाँ से और क्या क्या प्राप्त हुई, तो एक कांस्य की मूर्ति। हमने तो आपको पहले बताया कि यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ से कांसा की मूर्ति की प्राप्ति हुई। क्या हुई, कांसा की नर्तकी। तो कांसा की नर्तकी और शवों को जलाने की प्रक्रिया, शवों को अर्थात जो मृतकों को जलाया जाता था उसकी प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। एक जो स्नानागार था उसके मध्य में एक स्नान कुंड में मिला, जो कि जिसकी डायमेंशन थी 11x7 मीटर अर्थात लंबाई 11 और चौड़ाई 7 रही होगी तथा इसकी गहराई 2.4 मीटर रही होगी। अब देखिए कि जो स्नान कुंड था कुछ इस प्रकार का स्नान कुंड की प्राप्ति हुई है। और हम देखते हैं कि इसकी अन्य विशेषताएं क्या थी मोहनजोदड़ो की, क्योंकि मोहनजोदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे पूछता है। यहाँ पर यहाँ की जो सड़कें थी वो क्या थी, चौड़ी थी। यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कों की खास विशेषता है, यहाँ की सड़कें चौड़ी थी, जिसको क्या कहा गया, राजपथ कहा गया। देख सकते हैं कि जो ये जो सड़कें हैं चौड़ी हैं, चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं और ये एक दूसरे को किस पर काट रही हैं, तो 90 डिग्री अर्थात समकोण पर काटती हैं। किस पर, समकोण पर काटती है। अब देखते हैं कि इसकी अगली विशेषता क्या है। एक दूसरे को समकोण पर काटने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, तो ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। इतिहासकारों के द्वारा इनको ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। अब देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के जो पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को क्या कहा गया, तो स्तूप टीला कहा गया। क्या कहा गया, स्तूप टीला कहा गया। यहाँ पर मुद्रा पर जो अंकित मूर्ति थी वो किसकी मूर्ति थी, तो पशुपति नाथ की मूर्ति, जिसको कि वर्तमान उस समय का शिव कहा जाता। जो पशुपतिनाथ की मूर्ति कुछ इस प्रकार की थी जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब देखते हैं कि कुंभकारों के द्वारा 6 भट्ठे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, 6 भट्ठे प्राप्त हुए। यहाँ पर सूती कपड़ा के अवशेष मिले हैं तथा हाथी के कपाल खंड। क्या मिले हैं, हाथी के कपाल खंड। तो हम देख गए कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए तथा इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। इन विशेषताओं को ही हमको वन लाइनर में पूछ देता है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि कांस्य की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई, नर्तकी की मूर्ति। विशाल जो अन्नागार था जहाँ पर अन्न या अनाज को रखने का भंडारण किया जाता रहा होगा, और विशाल जो स्नानागार था इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई थी, तो ये सब प्राप्त हुए थे मोहनजोदड़ो से। अब देखते हैं कि अगला स्थल कौन सा है, तो अगला स्थल है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो यह भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कौन सा प्रांत है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से इसकी प्राप्ति हुई। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो एमजी मजूमदार थे और इसका उत्खनन किसने किया, अर्थात इसको खुदाई करने का काम मैके ने किया था। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, तो चनहुदड़ो बहुत एक फेमस मतलब कि स्थल था। यहाँ से मनका बनाने का जो कारखाना, मनका मतलब जो मनका जो आभूषण के साधन होते हैं वो मनका होता है। अलंकृत हाथी का चित्र मिला। यहाँ पर एक खिलौना का अवशेष प्राप्त हुआ। यहाँ पर कुत्ते और बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह अर्थात उनके पैरों के चिन्ह के निशान की प्राप्ति हुई। जो कि कुत्ता था वो बिल्ली की पीछा कर रहा था।
यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन की जो प्रयुक्त लिपस्टिक होता है उसकी प्राप्ति हुई, अर्थात यहाँ पर लिपस्टिक सौंदर्य के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा। यहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्थल होने के कारण यहाँ से एक वक्राकार ईंटें, इसके पहले जो ईंटें थी वो कितनी थी, आयताकार ईंटों की प्राप्ति हुई थी, लेकिन यह मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार अर्थात गोल ईंटें प्राप्त हुई थी। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र रहा होगा जहाँ पर मणिकाओं का निर्माण किया गया होगा। इस प्रकार से यह अनुमान लगाया है इतिहासकारों ने कि यह सौंदर्य के रूप में अर्थात श्रृंगार से संबंधित प्रसाधनों के रूप में यह जो स्थल रहा होगा यह फेमस रहा होगा। यहाँ पर मणिकारों या मणियों का निर्माण होता होगा। यहाँ पर मुहरे बनाना, भार माप के बटखरे बनाने का कार्य किया जाता रहा होगा। इस प्रकार से अनुमान लगाया गया। अब हम देखते हैं कि सुतका गेंडोर यह कहाँ पर है, तो यह भी बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में स्थित है, वहां से यह स्थल प्राप्त हुआ की उपस्थिति है दक्षिणी बलूचिस्तान में, जो कि दास नदी के समीप पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, अर्थात जो ये सिंधु सभ्यता है तो पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, यह कौन सा स्थल है, तो सबसे दक्षिणी स्थल है। इसके खोजकर्ता है ऑरेल स्टीन। कौन है, ऑरेल स्टीन। यहाँ पर एक दूसरा स्थल है बालाकोट। क्या है, बालाकोट। आप लोगों ने सुना होगा कि जो 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी भारत सरकार द्वारा, तो वही बालाकोट है। यहाँ से खुदाई करने पर बंदरगाह के रूप में अवशेष प्राप्त हुए। जो बालाघाट था उस समय के लोगों को यह बंदरगाह के रूप में कार्य करता रहा होगा। यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए थे, इन अवशेषों में है भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटें। इससे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग होता था जो विभिन्न स्थल है, लेकिन यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। लेकिन जो नालियां थी उसके निर्माण में पक्की ईंटें लगाई जाती थी। यहाँ से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त हुआ है, तो सीप उद्योग, सीप की जो मोतियां प्राप्त हुई हैं, ये मोतियां इन्हीं स्थलों से ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुई हैं। तो सीप से बनी चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं, अर्थात जो बालाकोट है यह एक बंदरगाह के रूप में रहा होगा। अब हम देखते हैं कि सैंधव घाटी की जो सभ्यता है इसकी अन्य विशेषताएं क्या है। उस समय के लोगों का जीवन यापन या उनकी जो दैनिक स्थिति थी, उनके पहनावे, उनके वेशभूषा, उनके व्यापार, उनके जो भाषा बोलचाल या जो कुछ भी था उस समय की सभ्यता के लोगों का जीवन यापन से या उनके आवास से संबंधित उनकी विशेषताएं अन्य क्या थी। तो सर्वप्रथम कपास, जो आप लोगों ने कपास जिससे रुई बनता है, कपास की खेती का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो नामक स्थल से कपास की प्राप्ति हुई। लौह धातु से ये लोग परिचित नहीं थे। आपको ऑप्शन में देगा कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित थे, तो नहीं। ये किससे परिचित थे, तो कांस्य धातु से। और कांसा का निर्माण इन लोगों ने किससे किया होगा, तो तांबा प्लस टीन से। किससे किससे, तांबा और टीन से। और ये लोग जो मुहरे थी उस समय की, इन मुहरों पर पशुपति देवता की मूर्ति थी। किसकी, पशुपति देवता की। और जो स्वास्तिक चिन्ह था, यहाँ पर आप स्वास्तिक चिन्ह को देख रहे हैं, इस स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति यहीं से हुई है। कहाँ से, यहीं से हुई है। अब हम देखते हैं कि जो मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का एक अवशेष ममी नामक आकृति से पता चलता है। ममी नामक एक आकृति से प्राप्त हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग मिस्र के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, मिस्र के साथ व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला और मृदभांड कला का वर्णन मिलता है। इसके अवशेष की प्राप्ति होने से यह पता लगाया गया कि ये लोग मूर्तिकला में बहुत ज्यादा पारंगत थे, वास्तुकला और मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत ज्यादा निपुण थे। अब देखते हैं कि मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की पाई गई हैं। मानव मूर्तियों में जो अधिकतर मूर्तियां किसकी पाई गई, स्त्रियों की। इससे जो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि ये जो सभ्यता है वह स्त्री मातृत्व सभ्यता रही होगी, अर्थात वहां पर स्त्रियों की ज्यादा चलती रही होगी। अब देखते हैं कि यहाँ से और अन्य अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं। तो मुहरों पर सबसे अधिक किसका चित्रण प्राप्त हुआ है, तो एक सींग वाले बैल का। एक सींग वाले बैल का मुहरों पर सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है। लेकिन इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किसकी प्राप्ति हुई है, तो कुबड़। एक ऐसे बैल होते हैं जिसके ऊपर एक गर्दन के ऊपर एक कुबड़ निकला होता है। क्या निकला होता है, कुबड़। तो दूसरे नंबर पर इसकी चर्चा है, किसकी, कुबड़ वाले बैलों की। अब देखते हैं पशुपति नाथ, जो कि वर्तमान में जिनको शिव कहा गया है, इसका भी प्रमाण मिला है। पशुओं में प्रमुख पशुओं के चित्रण मिले हैं। हाथी का चित्रण मिला है, बाघ का, भैंसा का और बैल का। लेकिन यहाँ पर घोड़े के चित्र का अभाव है। जबकि घोड़े के जो अवशेष हैं, उसकी हड्डियां हैं, उसकी हड्डियां सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा तमाम पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त हुई हैं। लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है, अर्थात उसकी प्राप्ति नहीं है। तो इन तमाम विशेषताओं को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देख लिए।
अब हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो स्थल है वो किन किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए। कभी कभी आपसे ये पूछता है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हड़प्पा नामक स्थल है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपण, सतलज, मांडा, चिनाब, धायमाबाद जो सबसे दक्षिणी स्थल है प्रवरा नदी किनारे, आलमगीरपुर जो सबसे पूर्वी स्थल है हिंडन नदी के किनारे, जो सुतका गेंडोर है जो सबसे पश्चिमी स्थल है वो किसके नदी किनारे है, दास नदी किनारे, और जो भगवानपुरा है सरस्वती नदी के किनारे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा वो जो सबसे उत्तरी स्थल है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, रोपण कहाँ पर है, पंजाब में, लोथल गुजरात में। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण क्या रहा होगा, अर्थात जो कई सौ साल हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता जो उस समय रही होगी तो उसके क्या विनाश के कारण रहे होंगे, उस सभ्यता का नष्ट किन किन कारणों से हुआ होगा। तो जो इतिहासकारों हैं इनके मतों में काफी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहां पर बाढ़ आ गई होगी, क्या बाढ़ आ गई होगी, इस कारण से उस सभ्यता का विनाश हो गया होगा। तो बाढ़ को कारण कौन कौन से इतिहासकार मानते हैं, तो मार्शल, मैके और SR राव ये लोग मानते हैं कि बाढ़ के कारण उस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। और आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश का कारण कौन कौन लोग मानते हैं, तो गार्डन चाइल्ड है और व्हीलर है। ये लोग ये मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा तो इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। जलवायु परिवर्तन भी एक कारक है, इसको अमलानंद घोष नामक इतिहासकार है वे मानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके महत्वपूर्ण क्या क्या स्थल हैं, उससे बनने वाले क्या क्या प्रश्न हैं, उन स्थलों की क्या क्या विशेषताएं हैं तथा वे स्थल किन किन नदियों के किनारे हैं। हमको ये उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि इन वीडियो को यदि आप शुरू से लास्ट तक एक थ्योरी के माध्यम से देख लेंगे तो चाहे आप किसी भी ग्रुप डी, चपरासी, खलासी, पुलिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाएं तो इससे 1 या 2 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये महत्वपूर्ण है कि 1 या 2 प्रश्नों से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो आप ये दोस्तों बताइए, दिल से बताइएगा कि हमारी ये मेहनत आपको कैसी लगी, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 3 या 4 दिनों का समय लगता है। यदि हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो एक इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लगातार वीडियो में जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।